शिप्रा झा और आप देखना शुरू कर चुके हैं देश का पहला समझाने वाला बुलेटिन। खबर तो समझिए। इस प्राइम टाइम के बुलेटिन में हम आपको दिन भर की सबसे चर्चित खबरें दिखाते हैं और खबरों को विस्तार से समझाते भी हैं। तो आइए आज की 4 बड़ी खबरों को पहले शॉर्ट में देख लेते हैं और फिर आगे आपको विस्तार से समझाएंगे। आज बुलेटिन में सबसे पहले बात होगी उस खबर की जिस पर पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। वक्फ बिल पर अफवाह और सच का पोस्टमार्टम करेंगे। दूसरी खबर होगी अपराध पर आंकड़ों वाली सियासत को आपको समझाएंगे। तीसरी खबर में बिहार में मुस्लिम वोट वाली सियासत आपको बताएंगे और चौथी खबर में जानिए त्योहार पर कौन बढ़ा देता है टेंशन। लेकिन शुरुआत सबसे पहले वक्फ संशोधन बिल बुधवार को लोकसभा में पेश होगा और उसके पहले दावे प्रति दावे का दौर काफी तेज हो चुका है। विपक्ष के नेता इसके विरोध की बात कह रहे हैं तो एनडीए नेताओं का यह कहना है कि हर अच्छी पहल का विरोध होता है। सबसे पहले आप रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझ। वक्फ बिल का काउंटडाउन शुरू हो गया है। बुधवार यानी कि 2 अप्रैल को दोपहर 12 बजे वक्फ संशोधन बिल संसद में पेश होगा और 8 घंटे इस पर चर्चा चलेगी। उसके पहले हलचल तेज है। ईद की नमाज के दौरान काला बिल्ला लगाकर विरोध जताया गया तो वहीं इस मुद्दे पर पूरे देश की सियासत भी गर्मा गई है। तेजस्वी यादव ने इसे असंवैधानिक करार दिया। ये असंवैधानिक बिल है। ये लोग देश को बांटने का काम कर रहे हैं। आज मुसलमान है तो कल ईसाई होगा, परसों सिख होगा। विपक्ष की ओर से उठाए जा रहे सवाल पर जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने कुछ इस तरीके से जवाब दिया। आप भी सुनिए। वक्फ बिल कोई पहली बार नहीं आ रहा है। पहले भी ये बिल आ चुका है 2013 में, उसमें अमेंडमेंट हो चुका है। अब जबकि लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल के पेश होने का समय निर्धारित हो गया है तो सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इस बिल के विरोध करने की बात कही है। वक्फ बोर्ड के खिलाफ हैं हम लोग, इसलिए खिलाफ हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हर जगह हस्तक्षेप करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी हर जगह अपना कंट्रोल चाहती है। वक्फ संशोधन बिल के विरोधियों को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जवाब दिया। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वक्फ निजी स्वार्थ का केंद्र बन गया है। वैसे भी हर अच्छे काम की आलोचना होती है लेकिन सुधार समय की मांग है और हर सुधार का विरोध होता है। जो हो हल्ला कर रहे हैं इनसे पूछना चाहता हूं कि इन्होंने कोई ऐसा काम वक्फ बोर्ड के माध्यम से किया हो जो वेलफेयर का हो। छोड़िए सब समाज की बात, छोड़िए मुस्लिम समाज का ही कोई कल्याण किया हो उस प्रॉपर्टी का। ये व्यक्तिगत स्वार्थ का ये अड्डे बने हुए हैं। चंद लोगों के लिए लूट खसोट के अड्डे बने हुए हैं। विरोध और समर्थन में उठ रही आवाज के बीच ये जानना जरूरी है कि आखिर वक्फ संशोधन बिल का मकसद क्या है, तो आइए उसे जानते हैं। वक्फ संपत्ति के मैनेजमेंट में पारदर्शिता लाना, वक्फ की संपत्ति पर अवैध कब्जों को रोकना, वक्फ के कामकाज को सरल बनाना और अतिक्रमण वाली जमीन को खाली कराना। हालांकि कुछ भ्रम ये भी फैलाया गया है कि वक्फ की संपत्तियां सरकार ले लेगी, वक्फ गैर मुस्लिमों के हवाले हो जाएगा, लेकिन सच्चाई ये है कि वक्फ की सारी संपत्तियां वक्फ की ही रहेंगी और संशोधन के बाद मुस्लिमों के हर वर्ग को प्रतिनिधित्व मिलेगा। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह और पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब ये समझना जरूरी है कि वक्फ संशोधन बिल का मकसद क्या है। तो आइए सबसे पहले आपको ये समझाते हैं कि आखिर इस बिल को क्यों लाया जा रहा है, इसका मकसद क्या है। देखिए, वक्फ संपत्तियों के मैनेजमेंट में पारदर्शिता लाने की कोशिश है। कामकाज को कानूनी मान्यता दिलाने की कोशिश की जा रही है और यही वजह है कि इस बिल को लाया जा रहा है। वक्फ की संपत्ति पर अवैध कब्जों को रोकना इस बिल का काम है, मकसद है। कामकाज को सरल बनाना भी इस बिल का मकसद है, यानी जो कामकाज किए जा रहे हैं उसे और भी सरल बनाया जाए। अतिक्रमण वाली जमीन खाली कराना भी इस बिल का मकसद है और यही वजह है कि सरकार इस बिल को लेकर आना चाह रही है। लेकिन कई तरह की अफवाह उड़ाई जा रही है।
अफवाह क्या है और क्या है उसका सच, हम आपको ये समझाते हैं, क्योंकि आपके मन में भी कई सवाल उठ रहे होंगे कि आखिर ये घमासान क्यों मचा हुआ है और सच्चाई क्या है। तो अफवाह की बात कर लीजिए। सबसे पहले देखिए, इस बिल को लेकर अफवाह है कि संशोधन के बाद वक्फ की जो संपत्तियां हैं वो वक्फ की नहीं रहेगी बल्कि सरकार की हो जाएगी। लेकिन सच्चाई इसमें यह है कि सारी संपत्तियां जो हैं वो वक्फ की ही रहेगी। दूसरी अफवाह क्या उड़ाई जा रही है इस बिल को लेकर, कहा यह जा रहा है कि अगर इसमें संशोधन कर दिया गया तो वक्फ और मुस्लिमों के हवाले, गैर मुस्लिमों के हवाले वक्फ हो जाएगा। यह अफवाह फैलाई जा रही है, जबकि सच्चाई यह है कि मुस्लिमों के हर वर्ग का इसमें प्रतिनिधित्व होगा। वैसा वर्ग जो इसमें प्रतिनिधित्व अब तक नहीं कर रहा था वो भी इसमें प्रतिनिधित्व करेगा। इसके बाद अगली जो अफवाह है वो क्या बताई जा रही है, देखिए कहा यह जा रहा है, जो अफवाह उड़ाए जा रहे हैं उसके मुताबिक यह भी बताया जा रहा है कि इस बिल के आ जाने के बाद से मुस्लिमों को परेशानी होगी, जबकि ये कहा जा रहा है कि ये मुस्लिमों के हित के लिए बिल लाया जा रहा है। अब ये जानना जरूरी है कि वक्फ संशोधन बिल का विरोध क्यों हो रहा है, आखिर क्या आपत्ति है, किन संशोधनों पर ऐतराज जताए जा रहे हैं, उस पर बात कर लेते हैं। देखिए कहा ये किन संशोधनों पर ऐतराज है, तो कहा यह जा रहा है कि दावा करने भर से जमीन वक्फ की नहीं होगी। मतलब अब तक ये कहा जाता था कि जो भी जमीन है उस पर अगर वक्फ ने दावा कर दिया तो वो जमीन वक्फ की हो गई, लेकिन अगर संशोधन हो जाता है तो दावा करने भर से जमीन वक्फ की नहीं होगी, जो कि पहले होता रहा है। इसके बाद दान में नहीं मिली तो वक्फ संपत्ति नहीं कहलाएगी। मतलब अगर किसी व्यक्ति ने दान में वक्फ को अपनी जमीन नहीं दी तो वो वक्फ की संपत्ति नहीं होगी। पहले क्या होता था कि जिस संपत्ति पर वक्फ दावा कर देता था वो वाली संपत्ति उसकी हो जाया करती थी, और अब वक्फ की संपत्तियों का ऑडिट भी कराया जाएगा, जबकि पहले ऐसा नहीं होता था। और जब ये ऑडिट की बात आ रही है तो इस पर नाराजगी जताई जा रही है, विरोध जताया जा रहा है। जिला मजिस्ट्रेट के ऑफिस में संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन कराना होगा, ये इस संशोधन के जरिए कहा जा रहा है। और इसके साथ ही संशोधन पर ऐतराज ये है कि अब ट्रिब्यूनल के खिलाफ अपील भी की जा सकती है, जबकि पहले ऐसा नहीं होता था। मतलब आप ट्रिब्यूनल के अगेंस्ट में कुछ भी नहीं कर सकते थे, लेकिन अब आप अपील कर सकते हैं, ये आपको कानूनी हक मिलेगा। वक्फ बोर्ड में महिला और जो गैर मुस्लिम हैं उनकी एंट्री नहीं होने की बात कही जा रही थी, लेकिन अब अगर ये संशोधन होते हैं तो इसमें मुस्लिमों की, गैर मुस्लिमों की और महिला की एंट्री हो पाएगी, जबकि पहले ऐसा नहीं होता था। और यही वजह है कि इन बदलावों पर विरोध जताया जा रहा है। अब जबकि लोकसभा में कल वक्फ संशोधन बिल पेश होगा, तो ऐसे में जानना जरूरी है कि संसद के दोनों ही सदनों में नंबर गेम क्या कहता है, यानी कि जो सांसदों की संख्या किसकी कितनी है। तो पहले लोकसभा का हाल जान लेते हैं। देखिए लोकसभा में कुल 543 सांसद हैं। संशोधन को पास कराने के लिए, यानी कि वक्फ बिल को पास कराने के लिए 272 सांसदों की जरूरत पड़ेगी। अब ये जानते हैं कि किसके पास कितना आंकड़ा है, क्योंकि संसद में दो गुट हैं, एनडीए और इंडिया अलायंस। तो एनडीए की अगर बात कर ली जाए तो 294 सांसदों का समर्थन एनडीए के पास है, तो कांग्रेस के साथियों की संख्या 234 है और अन्य के जो सांसद हैं उनकी संख्या 14 है। यानी कि एनडीए के पास 272 का जो जादुई आंकड़ा है उससे कहीं ज्यादा नंबर है। मतलब कि वक्फ बिल संशोधन के लिए 272 सांसदों की जरूरत है, लेकिन एनडीए के पास तो 294 सांसदों का समर्थन पहले से है, यानी बहुमत से ज्यादा सांसदों का समर्थन पहले से ही एनडीए के पास है। लेकिन यह बिल पहले लोकसभा में लाने के बाद फिर राज्यसभा में लाया जाएगा। तो राज्यसभा का क्या हाल है वो भी जान लेते हैं, क्या वहां पर यह बिल फंस सकता है या पास हो जाएगा। देखिए राज्यसभा में कुल 236 सांसद हैं और बिल को पास कराने के लिए 119 सांसदों का समर्थन जरूरी है। संख्या बल की बात कर लें तो बीजेपी और जो उसके साथी हैं उनकी संख्या 115 है और मनोनीत सदस्य जो हैं उनकी संख्या 6 है। कांग्रेस और उसके साथियों की बात करें तो उनकी संख्या 85 है, जबकि अन्य या फिर अदर्स की संख्या 30 है। तो एनडीए के पास 115 सांसद हैं, 6 मनोनीत सदस्यों के सहयोग से बिल आसानी से पास हो जाएगा। मतलब कि राज्यसभा में भी आंकड़ा सरकार के पास ही है,
तो वक्फ संशोधन बिल को लाकर सरकार इसे आसानी से पास दोनों ही सदन में, चाहे लोकसभा हो या फिर राज्यसभा, वहां पास करा सकती है, क्योंकि नंबर गेम सरकार के पक्ष में है। बढ़ेंगे आगे और इसी बीच इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जीतन राम मांझी ने वक्फ बिल का समर्थन कर दिया है। सोशल मीडिया साइट एक्स पर पोस्ट कर विपक्ष पर उन्होंने निशाना भी साधा। मांझी ने कहा कि वक्फ बिल से कई दलों का सपना चकनाचूर होगा। कई पार्टियों ने मुसलमानों को भड़काया है, उन्हें हमारी सरकार करारा जवाब देने जा रही है। देश का हर तबका मोदी जी के साथ है। मुसलमान भी कहेंगे मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है। बढ़ेंगे आगे और बात अगली खबर की। अमित शाह के आरजेडी पर हमले का जवाब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने 2 दिन बाद दिया है। तेजस्वी यादव के पलटवार पर अब सियासी माहौल गर्म हो चुका है। आप ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। अमित शाह विकास कार्यों का लेखा जोखा देकर और विपक्ष पर निशाना साधकर 30 मार्च को ही वापस लौट गए। अब 2 दिन बाद उनके बयान पर वार पलटवार तेज है। अमित शाह जी आप आए जरूर, लेकिन लगता कि आपकी तैयारी ठीक नहीं थी। यादव जी का सरकार पे बरसना ये उनके हताशा और निराशा वाला बयान है। अमित शाह ने अपने बिहार दौरे के दौरान लालू राबड़ी सरकार पर तंज कसते हुए सवाल पूछा था। अब तेजस्वी यादव अपने उप मुख्यमंत्री काल के दौरान हुए काम को गिना रहे हैं। साथ में नीतीश सरकार के 20 साल के शासन में हुए अपराध के आंकड़े भी जोड़ रहे हैं, जिसका जवाब जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने उसी अंदाज में दिया। हम थे तो 5 लाख को सरकारी नौकरी मिला, नियुक्ति पत्र बटा, 3.5 लाख प्रक्रियाधीन रहे। उसी का कॉपी करके लोग हर जगह नियुक्ति पत्र आने लगे, बांटने लगे। इसके बारे में बताना चाहिए कि बिहार के कितने लोगों को नौकरी और रोजगार इन्होंने दिया। अगर मर्जी हो बहस करने का तो जहां अवैध तरीके से दानापुर ब्लॉक के धनौती गांव में आपने संपत्ति जमा किया है, चलिए उस प्लॉट पर हम चलने को तैयार हैं। नहीं तो राघोपुर के जुड़ावनपुर गांव चलिए, आपको एहसास करा देंगे कि बिहार किन मामलों में आगे है। आपको कहां बर्दाश्त होगा। चुनावी साल में सियासी माहौल गर्म है और नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी तेज हो चुका है। अपने अपने आंकड़े और बयानों के जरिए खुद को सही और सामने वाले को गलत साबित करने की कोशिशें तेज हैं, जिसके भविष्य में और ज्यादा तेज होने की उम्मीद है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब आप आंकड़ों के सहारे वार पलटवार वाली सियासत को समझने के पहले ये समझ लीजिए कि इसकी शुरुआत कैसे हुई। तो आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिन के बिहार दौरे पर आए थे और इस दौरान उन्होंने लालू राबड़ी के 15 साल के शासनकाल पर सवाल किया। तो इसके 2 दिन बाद तेजस्वी यादव ने पलटवार करते हुए नीतीश सरकार के 20 साल के शासन पर सवाल उठाए। और इस बार बिहार विधानसभा में जो मुख्य मुद्दा है वो यही रहने वाला है। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि नीतीश कुमार के 20 साल के शासनकाल में 60,000 हत्याएं हुई, 25,000 से ज्यादा रेप की घटनाएं घटी। ये आंकड़े तेजस्वी यादव की तरफ से बताए गए। यानी कि तेजस्वी यादव लालू राबड़ी के 15 साल बनाम नीतीश कुमार के 20 साल के शासन को मुद्दा बनाकर आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन जेडीयू के नेता उन्हें 15 साल बनाम 15 साल पर घेर रहे हैं। और देखिए, लालू राबड़ी राज्य वर्सेस नीतीश राज की लड़ाई फिलहाल चल रही है और 15 साल बनाम 15 साल की लड़ाई हो रही है और इसी पर बयानबाजी जारी है। अब हम आपको एक एक करके बताते हैं 15 साल बनाम 15 साल की पूरी राजनीति। देखिए, 1990 से लेकर 2005 तक अगर हत्याओं की बात करें, जब लालू राबड़ी का राज बिहार में था तो उस वक्त 67,249 जो है हत्याएं हुई थी। ये एससीआरबी के आंकड़े बताते हैं। जबकि ये देखिए, जेडीयू की तरफ से जो आंकड़े पेश किए गए हैं उसके मुताबिक हम आपको बता रहे हैं और ये पूरा ग्राफिक्स हम आपकी टीवी स्क्रीन पर रख रहे हैं, जिससे आप समझ सकते हैं कि दोनों ही जो 15 साल बनाम 15 साल की लड़ाई है उसमें जो आंकड़े हैं वो क्या कहते हैं। और उसी हिसाब से हम आपको बता रहे हैं कि जो हत्या की घटना
बताई जा रही है। जेडीयू की तरफ से आंकड़ों के जरिए 1990 से 2005 के बीच में उसकी संख्या 67,249 रही, जबकि तेजस्वी यादव की तरफ से भी बताया जा रहा है कि 60,000 से ज्यादा हत्याएं हुई हैं। और आपको ये बताएं कि 2006 से लेकर 2020 तक में 52,239 आंकड़े बताए जा रहे हैं हत्या के, जो एनसीआरबी की रिपोर्ट के हवाले से आपको हम बता रहे हैं। और जेडीयू की तरफ से जो रिपोर्ट पेश की गई थी वो 1990 से 2005 तक की, उसमें कहा जा रहा है कि 67,249 जो है हत्याएं हुई हैं। आगे बढ़ लेते हैं और बात कर लेते हैं कि पुलिस कर्मियों पर जो हमले हुए हैं, जो पुलिस कर्मियों पर हमला हो जाता है, कहीं अगर पुलिस की टीम जाती है तो उसमें क्या कुछ ये आंकड़े कहते हैं। 1990 से लेकर 2005 तक और 2006 से लेकर 2022 तक का आंकड़ा क्या कहता है। तो सबसे पहले आपको बताएं, 1990 से लेकर 2005 तक कहा जाता है कि 5,330 बार पुलिस टीम पर हमला हुआ है। ये आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं। और वहीं 2006 से लेकर 2022 तक के जो आंकड़े हैं वो कहते हैं कि 1,245 बार पुलिस टीम पर हमला हुआ है। ये एनसीआरबी के आंकड़े हैं जो आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। तो आंकड़ों के सहारे जो वार पलटवार जारी है उसे समझने के लिए अब आपको हम ये समझाते हैं कि पुलिसकर्मी अब तक कितने शहीद हुए हैं। अगर 15 साल बनाम 15 साल कर लिया जाए तो 1990 से लेकर 2005 तक के बीच में 1901 पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं। ये बीपीआरडी की तरफ से जो आंकड़े हैं वो आपको बता रहे हैं। और देखिए, एनसीआरबी का आंकड़ा ये कहता है कि 2006 से लेकर 2022 तक में 317 एनसीआर जो है पुलिसकर्मी शहीद हुए हैं। ये एनसीआरबी के आंकड़े बता रहे हैं और ये आंकड़ों का ही खेल है और इसी आंकड़ों के सहारे वार पलटवार की जा रही है, इसलिए हम आपको ये आंकड़े समझा रहे हैं। और अब बात कर लेते हैं कि पुलिस थानों पर अब तक कितनी बार हमला हुआ है। तो 1990 से लेकर 2005 तक में पुलिस थाने पर करीब 1,901 बार हमला हुआ। ये बीपीआरडी की रिपोर्ट है जो हम आपको बता रहे हैं। और वहीं 2006 से लेकर 2022 तक की बात कर लीजिए, 317 जो है पुलिस थानों पर हमले हुए हैं। ये एनसीआरबी के आंकड़े जो है वो बता रहे हैं और इसीलिए हमने आपको ये आंकड़े बताए हैं। एक तरफ बीपीआरडी का रिपोर्ट है और दूसरी तरफ एनसीआरबी की रिपोर्ट है। आप देख लीजिए, 1990 से लेकर 2005 तक बताया जाता है कि पुलिस थानों पर करीब 1,901 बार हमले हुए, जो बीपीआरडी की रिपोर्ट बताती है। और वहीं एनसीआरबी की रिपोर्ट को देख लीजिए 2006 से लेकर 2022 तक में, जिसमें 317 बार पुलिस थानों पर हमले हुए हैं। ये आंकड़े बताते हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं नक्सली हमले की, क्योंकि बिहार में कई बार नक्सली हमले भी हुए हैं और उसमें कई बार जान भी गई है। अगर इसे आंकड़ों के जरिए समझे तो 1990 से लेकर 2005 तक, यानी कि जब लालू राबड़ी राज बिहार में था, तो उस वक्त बीपीआरडी के आंकड़ों के मुताबिक 2,448 नक्सली हमले हुए हैं। और वहीं 2006 से लेकर 2022 तक जब नीतीश राज रहा तो एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक 793 बार नक्सली हमले हुए हैं। तो ये आंकड़े हमने आपके टीवी स्क्रीन पर आपके सामने रखे हैं ग्राफिक्स के जरिए, ये बताने के लिए कि ताकि आप ये चयन कर सकें कि कौन सच्चा है और कौन झूठा है। और इस पूरे आंकड़ों को लेकर ही बिहार में सियासत फिलहाल जारी है। बढ़ेंगे आगे और बात अगली खबर ही कर लेंगे। बिहार में इस साल देखिए चुनाव होना है और पिछले ही साल अस्तित्व में आई प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज अपनी राजनीतिक जमीन तलाश रही है, अपना वोट बैंक जुटाने की कोशिश कर रही है और फिलहाल निशाने पर है मुस्लिम वोट। पीके ने दावा किया है कि बीजेपी की डर की वजह से ही मुस्लिम लोग आरजेडी को वोट देते हैं। सबसे पहले आप रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। आज का एक बड़ा वर्ग न चाहते हुए भी लालू जी के जंगल राज के डर से नीतीश कुमार और भाजपा को वोट करता है। कंधे पर ईद में पहना जाने वाला पारंपरिक गमछा और मुस्लिम समर्थकों से घिरे प्रशांत किशोर, ये तस्वीर रमजान के दौरान की है, जब पीके इफ्तार पार्टी में शामिल हुए। ईद पर भी पीके ने सीमांचल के मुसलमानों के साथ चांद का दीदार किया। पीके बिहार के अलग अलग मुस्लिम नेताओं से मिले और ईद के बहाने अपनी सियासत चमकाने की कोशिश भी की। अब पीके ने एक ऐसा बयान दिया है जिस पर सियासत शुरू हो गई है। पीके ने कहा कि बिहार के मुसलमान विकल्प न होने के कारण आरजेडी की बंधुआ मजदूरी कर रहे हैं। समाज का एक बड़ा वर्ग न चाहते हुए भी लालू जी के जंगल राज के डर से नीतीश कुमार और भाजपा को वोट करता है।
उसी तरह मुसलमानों का एक बड़ा वर्ग सिर्फ भाजपा के डर से, उनके पास विकल्प न होने की वजह से लालटेन को, राजद को वोट करता है। उस विकल्पहीनता को खत्म करना, राजनीतिक बदला मजदूरी को खत्म करना। प्रशांत किशोर का बयान आते ही आरजेडी ने पलटवार में देरी नहीं की। प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा कि कौन किसके लिए क्या कर रहा है, ये अल्पसंख्यकों को बताने की जरूरत नहीं है। अल्पसंख्यक समाज सब बातों को जानते हैं और सारे आकलनों के बाद ही लालू प्रसाद जी और तेजस्वी जी पर अल्पसंख्यक समाज का, मुसलमानों का विश्वास बढ़ा है। और अब आप मुस्लिम वोट वाली राजनीति को समझिए। देखिए, बिहार में अगर हम बात कर लें क्यों मुस्लिम आबादी जो है वो केंद्र में है और क्यों इसको लेकर सियासत हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि मुस्लिम आबादी 17.17% बिहार में इनकी संख्या है। और पहले ये कहा जाता रहा है कि मुस्लिम जो हैं वो कांग्रेस के साथ थे, मतलब कांग्रेस को हमेशा से समर्थन मुस्लिम करते रहे हैं। लेकिन लालू प्रसाद की MY समीकरण ने पूरी तस्वीर बदल दी। मुस्लिम यादव समीकरण के सहारे ही बिहार पर लालू परिवार का 15 साल तक शासन रहा है। अब प्रशांत किशोर की नजर भी मुस्लिम और अति पिछड़ा वर्ग के वोट पर ही टिकी हुई है। प्रशांत किशोर ने आबादी के हिसाब से टिकट देने की बात कही, यानी कि जन सुराज से 17.17% मुस्लिम उम्मीदवार विधानसभा चुनाव में उतरेंगे। मतलब करीब 42 सीट पर मुस्लिम उम्मीदवार उतारेंगे प्रशांत किशोर। अब आप समझिए कि प्रशांत किशोर से किसका नुकसान होगा, तो उपचुनाव के रिजल्ट के जरिए इस खबर को समझते हैं। देखिए, उपचुनाव में 4 सीट पर प्रशांत किशोर की पार्टी ने चुनाव लड़ा और चारों ही सीट पर जनसुराज की हार हुई, लेकिन चारों सीट पर महागठबंधन के उम्मीदवार को हार का मुंह देखना पड़ा है। और आप ये समझिए कि 2 सीटों पर जनसुराज की वजह से आरजेडी को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा, जिसमें इमामगंज की सीट है जहां जनसुराज को वोट मिले हैं 37,106 और कितने वोट से आरजेडी के उम्मीदवार की हार हुई, तो वो थी 5,945, यानी सीधा नुकसान महागठबंधन यानी आरजेडी को हुआ। 2 सीटों पर जनसुराज की वजह से आरजेडी को नुकसान झेलना पड़ा है। बेलागंज की सीट पर भी जनसुराज को जो वोट है वो मिले थे 17,285 और कितने वोट से आरजेडी की हार हुई है, तो 21,391, यानी बड़ा नुकसान प्रशांत किशोर ने महागठबंधन को ही पहुंचाया है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, वक्फ बिल में कई अहम संशोधन जेडीयू ने दिए थे। 3 अहम सुझाव, तीनों सुझाव को शामिल कर लिया गया है और जेडीयू के सुझावों को भी बिल में जगह दी गई है। जेपीसी की सिफारिश के आधार पर संशोधन किए गए। वक्फ बिल में कई अहम संशोधन भी किए गए हैं। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं। देखिए, जेडीयू की तरफ से कुछ सुझाव भी दिए गए थे। 3 बड़े सुझाव जेडीयू ने दिए हैं जिसे शामिल कर लिया गया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के निदेशक अनंत अंबानी जामनगर से द्वारका की 140 किलोमीटर की पदयात्रा पर हैं। वे हर रात 10 से 12 किलोमीटर चल रहे हैं और इस दौरान एक बेहद ही खूबसूरत तस्वीर देखने को मिली। रास्ते में अनंत अंबानी ने बूचड़ खाने जा रही 250 मुर्गियों को बचाया। उन्होंने कीमत देकर सभी मुर्गियों को खरीद लिया। अनंत अंबानी किसी को मुर्गियों को बचाने और उन्हें बचाए गए जानवरों के साथ रखने के निर्देश देते दिखे और इसी के साथ उन्होंने शख्स को मुर्गियों के मालिक को पैसे देने को भी कहा ताकि उन्हें इसके चलते किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। अनंत अंबानी का अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और उनकी दयालुता देखने के बाद लोग उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। अनंत अंबानी का जानवरों को लेकर प्यार जग जाहिर है। पशु पक्षियों के संरक्षण और जानवरों के प्रति अनंत अंबानी के स्नेह को देखते हुए अंबानी फैमिली ने गुजरात में वन्यजीव संरक्षण केंद्र भी स्थापित किया है जिसका नाम वनतारा है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।